लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स राजनीति विज्ञान में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके द्वारा आज जितने भी इसके पूर्व के राजनीति वैज्ञानिक हैं उनके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बात कहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि संसार के अनेक राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा आज संसार की व्याख्या करने की कोशिश की गई, जबकि आवश्यकता है उसमें परिवर्तन की। देखिए, कार्ल मार्क्स की बात हम लोग करें तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया उसको कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद को आप समझते हैं, लेकिन इसके पूर्व भी आपको एक बात समझ लेना है कि अगर वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कार्ल मार्क्स है तो इसके पूर्व भी एक समाजवाद है जिसका नाम है काल्पनिक समाजवाद, और वह काल्पनिक समाजवाद का पिता है काल्पनिक समाजवाद का पिता है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन काल्पनिक समाजवाद के पिता हैं। काल्पनिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि काल्पनिक समाजवाद का वह मॉडल है जिसके सिद्धांत को व्यावहारिक जगत में लागू नहीं किया जा सका, वह कल्पना का ही विषय बनकर के रह गया। लेकिन उनके द्वारा जिस आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए पूंजीवाद को उत्तरदायी ठहराया गया था, कार्ल मार्क्स ने भी उसी बात को स्वीकार किया। यहाँ पर आर्थिक समानता युक्त समाज का सृजन और निर्माण करना काल्पनिक समाजवाद का भी उद्देश्य है और वैज्ञानिक समाजवाद का भी उद्देश्य है। काल्पनिक समाजवाद भी पूंजीवाद और असीमित संपत्ति का विरोधी है। कार्ल मार्क्स और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार दर्शन वैज्ञानिक समाजवाद भी पूंजीवाद और असीमित संपत्ति का विरोध करता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है, आपको आएगा कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद आपको क्या कहते हैं? यह एक ऐसा समाजवाद है जो मूलतः विज्ञान के नियम पर आधारित है। विज्ञान के नियम पर आधारित होने का अर्थ है यह तर्क पर आधारित है और यह मूलतः कार्य कारणवाद पर आधारित है, अर्थात किसी भी ज्ञान और दर्शन के प्रतिपादन के अंतर्गत प्रयोगात्मक पद्धति का कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयोग किया गया। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। इसी आधार पर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक के विचारकों के द्वारा केवल संसार की व्याख्या की गई, जबकि आवश्यकता उसमें परिवर्तन की है। उसमें आवश्यकता है परिवर्तन की और बदलाव की। एक अन्य चिंतक हैं, महत्वपूर्ण चिंतक हैं 20वीं सदी के, और उनका नाम है लास्की। लास्की के द्वारा
लास्की के द्वारा कार्ल मार्क्स के ऊपर एक टिप्पणी किया गया और वह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कहा गया कि अब तक समाजवाद अस्त व्यस्त था। अब तक समाजवाद अस्त व्यस्त था। कार्ल मार्क्स ने उसे एक आंदोलन बना दिया। कार्ल मार्क्स ने उसे एक आंदोलन बना दिया। कार्ल मार्क्स के द्वारा उसे एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। अब तक समाजवाद अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा हुआ था। कार्ल मार्क्स के द्वारा उसे एक आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया गया। यह टिप्पणी लास्की के द्वारा 20वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया और जिससे यह बात स्पष्ट होता है कि कार्ल मार्क्स का विचार दर्शन पूर्णतः विज्ञान पर है और उनका यह समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। और इसी वैज्ञानिक समाजवाद को चूँकि इसका चिंतन का और दर्शन का आधार कार्ल मार्क्स का विचार है, इसीलिए वैज्ञानिक समाजवाद को ही मार्क्सवाद भी कहा जाता है। अर्थात अगर मार्क्सवाद के अर्थ की बात की जाए कि मार्क्सवाद का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो मार्क्सवाद का सामान्य अर्थ है कि विचारों का वह पुंज जो मार्क्स के दिए गए दर्शन और तर्क पर आधारित है, जो पूंजीवाद का विरोध करता है और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए राज्य और राज्य के सभी संस्थाओं और मशीनरी को खत्म करने का समर्थन करता है, उसको हम लोग मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद की बात हम लोग करना शुरू करें। एक बात आपने समझ लिया होगा कि यह मार्क्सवाद पूंजीवाद को और पूंजीवाद में व्याप्त मजदूर के शोषण को खत्म करने पर बल देता है। यह खत्म करने पर पूंजीवाद और उसके शोषण को यह खत्म करने पर बल देता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसीलिए इनके द्वारा कहा गया कि दुनिया के मजदूरों, कार्ल मार्क्स का एक प्रमुख और प्रसिद्ध नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए संसार एवं खोने के लिए केवल जंजीरें हैं। खोने के लिए केवल जंजीरें हैं। दूसरा इनका इसी विषय से संबंधित एक अन्य कथन है कि मजदूरों का अपना कोई घर या देश नहीं है। देखिए, ये बातें कार्ल मार्क्स का सामान्य है और कार्ल मार्क्स के विचार दर्शन को समझते समय यह बात समझना है कि कार्ल मार्क्स का विचार पूर्णतया पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आता है, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत मजदूर वर्ग का शोषण किया जा रहा था। कार्ल मार्क्स इससे क्षुब्ध हुआ और कार्ल मार्क्स के द्वारा वैज्ञानिक रीति और पद्धति का अनुसरण किया गया। वैज्ञानिक रीति और पद्धति का अनुसरण करते हुए पूंजीवाद को न केवल
पूंजीवाद को न केवल समझने का प्रयत्न किया और पूंजीवाद में व्याप्त शोषण को संसार के समक्ष प्रकट किया, बल्कि पूंजीवाद को किस प्रकार से खत्म करके एक आर्थिक समानता मूलक समाज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का किसी के द्वारा कोई शोषण नहीं होगा। ऐसे समानता मूलक समाज के सृजन का एक वैज्ञानिक कार्य कारणवाद पर आधारित दर्शन देने का कार्य कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। उन्हीं कार्ल मार्क्स के विचारों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको एक बात मालूम होगा कि जब पूंजीवाद का नकारात्मक मॉडल 19वीं शताब्दी तक आया, पूंजीवाद के दोष सामने आने लगे थे। धन का केंद्रीकरण हो गया था। समाज के अधिकांश लोग धन से महरूम थे। धन से महरूम होने के कारण उनके सामने भुखमरी की समस्या थी, उनके सामने जीविका को संचालित करने की समस्या थी, उनके सामने बेरोजगारी की समस्या थी। और इन समस्त कारकों का लाभ उठा करके पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का, निर्धन वर्ग का नाना प्रकार से शोषण कर रहा था। इस शोषण से मुक्ति कैसे मिले, इस असमानता मूलक समाज को कैसे खत्म किया जाए और एक समानता मूलक समाज का निर्माण कैसे हो, कार्ल मार्क्स के द्वारा इसी पर आधारित अपने विचार दर्शन का प्रतिपादन किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि कार्ल मार्क्स का विचार पूर्णतया पूंजीवाद की प्रतिक्रिया पर आधारित है। देखिए, ये बात तो हम लोग करना शुरू करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम लोग थोड़ी बातें उसकी भी कर लेते हैं, जिससे कार्ल मार्क्स के विषय पर आपका कंसेप्ट और भी अधिक क्लियर हो सके। हम लोग उसकी बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1818 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रीब्स नामक नगर में। इनके पिता का नाम हर्शल मार्क्स था, जो अपने जीवन के प्रारंभ में यहूदी धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और अंत तक ईसाईयत का ही पालन करते रहे। कार्ल मार्क्स के द्वारा जर्मनी के वान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया गया था और इस वान विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान इनके मुलाकात जेनी से हुई थी। बाद में जेनी के साथ ही ये वैवाहिक बंधन में बंध गए थे। यह एक ऐसा वक्त भी था जबकि जर्मनी में हेगल के दर्शन के धूम मची हुई थी और हेगल दर्शन से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स के द्वारा हेगलीय क्लब की सदस्यता ग्रहण की गई थी। मजदूर वर्ग के लिए इनके मजदूर वर्ग के हित के लिए इनके मन में प्रारंभ से ही संवेदना थी। इसलिए कम्युनिस्ट लीग के इनके द्वारा स्थापना किया गया था। कार्ल मार्क्स के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि इनके राजनीतिक विचारों के प्रतिपादन में
जिस एक व्यक्ति के द्वारा सर्वाधिक सहयोग किया गया उनका नाम एंजल्स है। और एंजल्स के द्वारा इनके किताब के लेखन और आर्थिक सहायता तक में अनेकानेक विषयों में इनकी सहायता की गई। एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। एंजल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्स और एंजल्स के द्वारा संयुक्त रूप में दो प्रमुख पुस्तक का लेखन किया गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा जर्मन आइडियोलॉजी। आपके एग्ज़ाम में यह सवाल आएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी का लेखक कौन है। कार्ल मार्क्स, एंजल्स, माओ ग्राम्शी। कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों क्या लगाना है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को संयुक्त रूप से लिखा गया, तो जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई उसमें दास कैपिटल का नाम प्रमुख है। दास कैपिटल को कई भागों में इनके द्वारा लिखा गया और दास कैपिटल को ही मार्क्सवाद की बाइबिल कहा जाता है। यह मार्क्सवाद के बाइबिल कहा जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के द्वारा अन्य पुस्तकों में क्रिटिक ऑफ प्योर इकोनॉमी तथा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखन किया गया। इसके अलावा भी कार्ल मार्क्स के द्वारा अन्य पुस्तकों का भी लेखन किया गया है, लेकिन ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद रख लेना है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का लेखक है कार्ल मार्क्स और इसी से मिलता जुलता उल्टा आ जाता है। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी का लेखक कौन है, तो बोशांके है। और इसी नाम से एक अन्य किताब का भी अन्य राजनीतिक दार्शनिक ने भी इस किताब को लिखा जिसका नाम है बोशांके और प्रोंधा। बोशांके और प्रोंधा के द्वारा फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी को लिखा गया है, जबकि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी यह किताब है किसका, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स को गरीबों का मसीहा या मजदूरों का देवता कहा जाता है। गरीबों का मसीहा या मजदूरों का इनको देवता कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा या मजदूरों के देवता हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा, क्योंकि मजदूरों के हित के लिए अनेकानेक राजनीतिक विचारों का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। इसलिए यह कहा गया कि ये गरीबों के मसीहा हैं या मजदूरोों के देवता के रूप में इन्होंने काम किया, क्योंकि इनके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्ति दिलाने का अथक दार्शनिक प्रयास किया गया। तो यहाँ पर देखें कार्ल मार्क्स के विषय में यह सामान्य एक बात थी जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को कार्ल मार्क्स के विषय पर जो महत्वपूर्ण बात देखना है, जिस पर आधारित सवाल हमारे एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है,
कार्ल मार्क्स का राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सारे उदारवादी और दूसरे तरफ कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद के आने के कारण ही संसार के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ। अर्थ के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में जीवन का कोई भी ऐसा कोना बचा नहीं जिस क्षेत्र में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप में न दिखलाई पड़ता हो। चाहे साहित्य की सृजनात्मकता हो या किसी भी अन्य विषय वस्तु का निर्धारण हो, सब में मार्क्सवादी अप्रोच को स्वीकार किया जाने लगा और गरीबों के हित में, सामान्य जन के हित में, दबे कुचले लोगों के हित में कार्य करना प्रारंभ किया गया। इसी के आधार पर जब संविधान और राज व्यवस्थाओं का भी निर्माण हुआ, तब भी उस पर वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स के विचार का या अन्य प्रकार के लोकतांत्रिक फैबियनवादी या अन्य समाजवाद के विचारों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, जिसमें समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए अनेकानेक उपबंध किए गए। खैर, ये तो बात रहा। हम लोग को यहाँ पर अब समझने की बात है कि कार्ल मार्क्स के विचारों का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आपको अक्सर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता रहता है कि यह विचार हमने कहाँ से लिया है, कार्ल मार्क्स के इस विचार पर किस स्रोत का प्रभाव है। तो हम लोग आज यहाँ पर यही बात देखने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स के विचार पर जिसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है वह चिंतक है जिनका नाम है हेगल। हेगल जर्मनी के आदर्शवादी विचारक हैं और आदर्शवादी विचारक होने के साथ साथ इनको उग्र आदर्शवादी चिंतक भी कहा जाता है। इसलिए इनके द्वारा राज्य की सर्वोच्चता, सर्वश्रेष्ठता और उसको आंगिक मानने का आदर्शन देते हुए कहा गया कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण होता है। ना कार्ल मार्क्स ने हेगल के इस विचार से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र या पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाई गई कार्यकारिणी समिति मानता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स का उद्देश्य है कि राज्य को समाप्त किए बिना समाज में समानता की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचार के ऊपर हेगल के विचारों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। और हेगल के विचार का जो प्रभाव दिखलाई पड़ा उसमें है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद माने किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने की पद्धति का प्रयोग करना। हेगल के द्वारा इसमें 3 तत्वों का प्रयोग किया गया: वाद, प्रतिवाद एवं संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा भी इसको स्वीकार किया गया। इसलिए हेगल के जिस राजनीतिक दर्शन और पद्धति का प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर दिखलाई पड़ता है उसको हम द्वंद्ववाद कहते हैं। इसलिए अगर सवाल आता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति को किससे लिया गया, तो द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगल से लिया गया। लेकिन द्वंद्वात्मक पद्धति को लेने के बाद भी कार्ल मार्क्स और हेगल के विचारों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि हेगल के विचार का आधार यहाँ पर विचार है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचार कार्ल मार्क्स के इस द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार भौतिकता या पदार्थ है। इसलिए इनके द्वारा भौतिकवाद या पदार्थ की अवधारणा को, भौतिकवाद या पदार्थ की अवधारणा को ग्रहण किया गया। आपको आएगा क्या लगाएंगे? फेबर वाक से। फेबर वाक भी
जर्मनी का विचारक है, जिसका मानना था कि संसार में परिवर्तन का आधार भौतिकता या पदार्थ होता है। यह परिवर्तन होता कैसे है? यह परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कार्ल मार्क्स के और हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में किन बिंदुओं पर अंतर पाया जाता है, हम लोग आगे इस बात का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बट यहाँ पर अगर आपको सवाल ये पूछ लिया गया कि द्वंद्ववाद को हमने कहाँ से लिया है, तो हेगल से। भौतिकवाद को कहाँ से लिया है, तो आप क्या बताएंगे? फेबरबॉक से। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमने ग्रहण किया है ऑगस्टीन से। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ग्रहण किया गया, क्योंकि ऑगस्टीन के द्वारा बतलाया गया था कि समाज में केवल दो ही वर्ग होता है, एक शोषक होता है और दूसरा शोषित होता है। कार्ल मार्क्स ने भी इसको स्वीकार किया और कहा कि समाज में दो वर्ग है, एक शोषक और शोषित, और उनके बीच में वर्ग संघर्ष वर्गीय हितों को लेकर के निरंतर चलता रहता है। इसलिए अगर आपको सवाल पूछा गया कि कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे ग्रहण किया गया है, तो आपको क्या लगाना है? ऑगस्टीन। इसके अतिरिक्त भी कार्ल मार्क्स के राजनीतिक चिंतन के ऊपर ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का भी प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश अर्थशास्त्री में इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं माल्थस का। इन अर्थशास्त्रियों में इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है रिकार्डो का, और रिकार्डो से ही प्रभावित होकर इनके द्वारा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके द्वारा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और रिकार्डो से प्रभावित होकर। क्योंकि रिकार्डो के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु के ऊपर लगने वाले श्रम के द्वारा होता है। इसे श्रम सिद्धांत कहते हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों विशेषकर रिकार्डो से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है इनके राजनीतिक विचारों के ऊपर स्रोत के रूप में काल्पनिक समाजवाद का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है, जिसमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन तथा चार्ल्स फूरियर का नाम प्रमुख है, क्योंकि इनके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों का शोषण किया जाता है, इसको बतलाया गया। और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद से ग्रहण किया। परंतु मार्क्स के विचार और काल्पनिक समाजवाद में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि काल्पनिक समाजवाद के राजनीतिक चिंतन को व्यावहारिक जगत में लागू नहीं किया जा सका, जबकि कार्ल मार्क्स के विचार को व्यावहारिक जगत में लागू भी किया गया। यह महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक चिंतन के ऊपर एक अन्य विचारक का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है, जिसको अराजकतावादी चिंतक कहते हैं। इस अराजकतावादी चिंतक में प्रोंधा का नाम मुख्य है। प्रोंधा के द्वारा संपत्ति का विरोध किया गया था और कार्ल मार्क्स ने भी इसको स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए कहा कि संपत्ति के कारण ही समाज में असमानता आती है
असमानता के कारण वर्ग का निर्माण होता है, धनवान और निर्धन, और इसी वर्ग के निर्माण के परिणाम स्वरूप समाज में शोषण होने लगता है और धनवान वर्ग के द्वारा राज्य का निर्माण गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के शोषण के लिए किया जाता है। इसलिए यह कहना तार्किक है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है या पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाई गई एक कार्यकारिणी संस्था या समिति है। ऐसी बात को संपत्ति के इस बात को ग्रहण किया, संपत्ति के विरोध की इस अवधारणा को अराजकतावादियों से ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स के ऊपर अराजकतावादियों का प्रभाव है, विलियम गॉडविन का, बाकुनिन का, प्रोधा का, लेकिन प्रोधा का प्रभाव सर्वाधिक कार्ल मार्क्स के ऊपर दिखलाई पड़ता है। इनसे प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने संपत्ति का विरोध किया, क्योंकि प्रोधा ने कहा था संपत्ति चोरी का परिणाम होता है और संपत्तिशाली चोर होता है। कार्ल मार्क्स ने भी इसी आधार पर पूंजीवाद का विरोध किया, क्योंकि वह मजदूर वर्ग के मजदूरी को चुरा करके संपत्ति का केंद्रीकरण कर लेता है। तो यहाँ पर यह बात कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत के संदर्भ में था। चलिए हम लोग अपने अगले क्लास में कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।